नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या पश्चिम बंगाल में पैदा होना अपराध है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए उन्होंने बुलाई थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है गैर शिक्षकों की भर्ती के बारे में। लगभग 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुई कि जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो मानने को तैयार नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये दरअसल अन्याय हो रहा है पश्चिम बंगाल के साथ। उन्होंने इसकी तुलना की व्यापम से कि व्यापम का घोटाला सामने आया तो उसमें जो नियुक्तियां हुई थी, जो एडमिशन हुए थे, उन सबको तो रद्द किया नहीं गया। केवल पश्चिम बंगाल के बारे में ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप देखिए कि उनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना केस क्या पेश किया था। मुझे याद नहीं है कि इससे पहले कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हो और कह रही हो कि ये तो हमने घपला किया है, लेकिन ये वाला घपला नहीं किया है तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए, अलग अलग दोनों को ट्रीट कीजिए। सामान्य स्थिति में अदालतें ऐसा करती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी करती कि जिन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया था, ईमानदारी से इम्तहान दिया और सिलेक्शन हुआ, उनकी नियुक्ति को बहाल रखती और जिनके बारे में ये प्रमाण है कि घोटाला किया, उनकी नियुक्ति को रद्द कर देती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पूरा ब्यौरा दिया पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने, कि ये नाम हैं, ये लोग हैं जिनको घोटाले से या जिनको बेईमानी करके नियुक्ति दी गई, लेकिन ये हैं जिनको नहीं दी गई। अब ये बात तो सुनने में बड़ी वाजिब लगती है, न्याय संगत लगती है कि जो गड़बड़ जिन्होंने किया उनकी नियुक्ति रद्द हो जाए, जिन्होंने नहीं किया उनकी नियुक्ति जो है बहाल रहे। लेकिन ये घोटाला सामने आया, इसकी जांच चल रही थी। उसी दौरान जितनी उत्तर पुस्तिकाएं थीं, आंसर शीट्स थीं, फिजिकल आंसर शीट्स, उन सबको जला दिया गया। तो अब आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। कैसे कहें कि ये जो है ईमानदारी से सिलेक्ट हुए, ये बेईमानी से सिलेक्ट हुए? केवल राज्य सरकार ने जो डेटा पेश किया है उसी के आधार पर कह सकते हैं। उसके अलावा इसी दौरान 9वीं और 10वीं के लिए 185 शिक्षकों की भर्ती हो गई, जिनके नंबर उन लोगों से कम थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? और 1498 ऐसी नियुक्तियां हुई जिनका नाम पैनल में ही नहीं था। ईमानदारी, बेईमानी, घपला, बिना घपला वो तो छोड़ दीजिए, जिनका नाम पैनल में रेकमेंड ही नहीं हुआ नियुक्ति के लिए, ऐसे 1498 लोगों को नियुक्ति मिल गई। अब आप इससे लगाइए कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और सबने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से उनके जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चैटर्जी, उनकी सहयोगी के घर से नोटों के बंडल मिले, जखीरा मिला नोटों का, शायद 21 या 22 करोड़, कुछ इस तरह की गिनती हुई। वो जेल में है तब से। तो इसके आधार पर तो सरकार को ही बर्खास्त होना चाहिए था उन नियुक्तियों को रद्द करने के अलावा। जब सरकार खुद मान रही हो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कि ये हैं लोग जिनको हमने बेईमानी से भर्ती किया, इसके बाद और क्या सबूत चाहिए? लेकिन पश्चिम बंगाल बिल्कुल अलग है। वहाँ कुछ भी हो सकता है। जब मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उससे एक हफ्ते पहले जो ममता बनर्जी ने किया, वो अभूतपूर्व है। किसी प्रदेश में नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं कि कभी शायद होगा भी। वो विधानसभा में एक विधेयक लेकर आई जो पास भी हो गया, और उसमें कहा कि उद्योगों को पिछले कुछ दशकों में जो सुविधाएं मिली हैं, सब्सिडीज मिली हैं, वो सब अब बंद की जा रही हैं। यहाँ तक तो ठीक है, सरकार जब चाहे सब्सिडी दे, जब चाहे उसको बंद करने का फैसला करे। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ कहा कि जिनको मिली है पिछले 2-3 दशकों में ये सब्सिडी, उनको वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ये जो सब्सिडी मिली थी ज़्यादातर पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उस समय इसलिए सब्सिडी दी थी सरकार ने, इसके विकास के कारण जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसलिए सब्सिडी दी गई थी। अब ममता बनर्जी का कहना है कि वो पैसा लेकर हम जो है एजुकेशन पर खर्च करेंगे।
कौन सा उद्योगपति है जो इस कानून के बाद पैसा लगाना चाहेगा पश्चिम बंगाल में? अगर आपको यही बहुत लग रहा हो तो अभी थोड़ा रुके रहिए। इस विधेयक में एक और प्रावधान था कि अगर इन मामलों में सरकार और किसी उद्योग या कंपनी के बीच में विवाद हुआ और वो अदालत में गया या ट्राइब्यूनल में गया और ट्राइब्यूनल या अदालत से वो पक्ष जीत गया, सरकार हार गई है, तो वो सारे फैसले अमान्य हो जाएंगे। यानी सरकार का जो पक्ष है वो माना जाएगा, अदालत का और ट्राइब्यूनल का फैसला नहीं माना जाएगा। अब हम राजशाही के ज़माने में तो सुनते थे कि इस तरह का फरमान जारी हो जाता था कि आज से ये नया कानून बन गया, अब यही लागू होगा, यही देश का कानून होगा। डेमोक्रेसी में इस तरह की घटना कम से कम मुझे जितना याद है उसमें मुझे पहली बार सुनने को मिली। केवल एक मामला केंद्र में हुआ था, मैं जो टैक्स की बात है उसके बारे में कह रहा हूँ। वोडाफोन पर जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था यूपीए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया कि आप पिछली तारीख से टैक्स नहीं लगा सकते। कोई भी टैक्स या सरकार का कोई भी ऐसा फैसला वो प्रोस्पेक्टिव डेट से होगा कि सरकार तय करेगी आने वाली इस तारीख से ये कानून लागू होगा, ये नियम लागू होगा। सरकार ये नहीं कर सकती कि खेल खत्म होने के बाद खेल का नियम बदल दे। ये उसी तरह का था। और ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो तो और इससे भी ज़्यादा है। लेकिन कहीं से आपको किसी विपक्षी दल की ओर से आवाज़ सुनने को मिली? और विपक्षी दल छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी इस मुद्दे पर कोई बड़ा बयान, कोई आंदोलन की बात या विरोध की बात कहीं से सुनने को मिली? मुझे मालूम नहीं कि विधानसभा में क्या हुआ। जाहिर है कि विधानसभा में बीजेपी ने विरोध ही किया होगा, लेकिन विरोध कई तरह का होता है। एक विरोध औपचारिकता के लिए होता है, एक विरोध ऐसे कानूनों को या ऐसे फैसलों को रोकने के लिए होता है, जन दबाव बनाने के लिए होता है, जनमानस को तैयार करने के लिए होता है कि ये गलत हो रहा है। इस तरह का कुछ तो होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो अब जो शुरू में सवाल था ममता बनर्जी का कि क्या पश्चिम बंगाल में जन्म लेना अपराध है, इसे अपराध बना दिया है पिछले 50 सालों में। पहले कांग्रेस की सरकार लगभग 30 साल, फिर 34 साल लेफ्ट फ्रंट की सरकार, और अब लगभग 14 साल तृणमूल कांग्रेस की सरकार। इन सरकारों ने मिलकर कम से कम एक वर्ग, जो बहुमत वर्ग है यानी हिंदू, उनके लिए बंगाल में रहना अपराध बना दिया है। कुछ भी होगा, हिंदुओं का कोई त्यौहार होगा उस पर हमला होगा, और जो हमलावर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो विक्टिम है उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी चुनाव में कोई सीट हार जाएं तो हिंसा होगी, और चुनाव पूरा जीत जाएं, प्रचंड बहुमत से भी जीत जाएं तो भी हिंसा होगी। और आपको उस समय जब हिंसा हो रही होगी तब पश्चिम बंगाल पुलिस कहीं नज़र नहीं आएगी। पुलिस उस घटना के बाद पहुंचेगी। वाहन जलाए जाते हैं, पथराव होता है, गोली चलती है, बम चलता है, थाना जला दिया जाता है, ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया है कि उत्तराखंड के अनुभव के बाद शायद वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाना चाहते। अगर फिर कह रहा हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ, कोई एक राज्य फिट है राष्ट्रपति शासन के लिए तो वो दिखाई देता है पश्चिम बंगाल। अब आप देखिए, देश की सुरक्षा से, आंतरिक सुरक्षा से खिलवाड़। बांग्लादेश पर फेंसिंग का काम इसलिए पूरा नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार लैंड एक्विजिशन नहीं कर रही है। फेंसिंग के लिए जो ज़मीन चाहिए बीएसएफ को, केंद्रीय एजेंसियों को, वो नहीं मिल रही है। तो घुसपैठ लगातार जारी है, और घुसपैठ से फ़ायदा किसको हो रहा है, राजनीतिक लाभ किसको मिल रहा है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। तो पश्चिम बंगाल के बाहर के लोगों के लिए, ख़ास तौर से बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के लिए, पश्चिम बंगाल में आना वरदान है उनके लिए, और पश्चिम बंगाल में हिंदू होना अभिशाप बनता जा रहा है। अपराध उन्होंने कहा, मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अभिशाप बनता जा रहा है कि ममता बनर्जी हारेंगी तो पिटेंगे आप, ममता बनर्जी जीतेंगी तो पिटेंगे आप।
एक छोटी सी घटना के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है किसी राज्य के बारे में कि पूरी कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। लेकिन इतने बड़े बड़े कांड के बाद इस तरह की टिप्पणी सुनाई नहीं दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। अलग अलग मामलों में जरूर टिप्पणियां आई हैं, प्रतिकूल टिप्पणियां आई हैं, सरकार की खिंचाई भी हुई है, लेकिन जो घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी हुई, चाहे आरजी कार का मामला हो या संदेश खाली का मामला हो, इस तरह के मामलों की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर हो, इसके लिए भी अदालत तैयार नहीं हुई। कहा गया कि फिर इससे जो है स्टेट की पुलिस और जुडिशरी दोनों जो है वो डिमोरलाइज होंगे, उन पर टिप्पणी होगी। तो जिन राज्यों में आपने ऐसा फैसला किया उनके बारे में क्या? तो क्या उनको आप उस राज्य की पुलिस और जुडिशरी को जो है आप डिमोरलाइज करना चाहते थे? उनकी निष्पक्षता पर, उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना चाहते थे? लेकिन सब कुछ हो रहा है। और जो लोग संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, जेब में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, उनके मुंह में दही जम गई है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। अब हालत आप ये देखिए कि इतना बड़ा घोटाला हुआ शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया पूरी तरह से सारी नियुक्तियां। और ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखने की बजाय राहुल गांधी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप इंटरवीन कीजिए। राष्ट्रपति इसमें कैसे इंटरवीन कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति बदल देंगी? उन्होंने एक बार नहीं पूछा ममता बनर्जी से, तृणमूल कांग्रेस से, कि भाई इतना बड़ा घोटाला क्यों किया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी जवाबदेही क्या तय की आपने? किसी की ओर से कोई सवाल नहीं उठा। जो लोग संविधान बचाना चाहते हैं, कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, उनमें से किसी की ओर से कोई आवाज़ नहीं उठी। इसलिए ममता बनर्जी ये कहने का साहस जुटा सकी कि पश्चिम बंगाल में पैदा होना क्या अपराध है। यानी उनका परोक्ष रूप से, मतलब सीधे सीधे उन्होंने कहा नहीं, उनके शब्द नहीं हैं, लेकिन उसका अगर आप निहितार्थ निष्कर्ष निकालना चाहें तो ये मतलब है कि पश्चिम बंगाल पर इस तरह का कानून लागू नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय है। भ्रष्टाचार करना न्याय है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कानूनी फैसला आता है अदालत का तो वो अन्याय है। और ये जो तरीका है ये पिछले 40-50 साल से चल रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसकी भी सरकार रही है, विक्टिम कार्ड खेलने का। सबसे ज़्यादा विक्टिम कार्ड खेला जाता है केंद्र सरकार के खिलाफ। केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है, केंद्र सरकार हमारे यहाँ जो है योजनाओं के लिए पैसा रोक रही है। इन 45-50 सालों में जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस की, लेफ्ट फ्रंट की और तृणमूल कांग्रेस की, इनमें से कोई नहीं बताता कि पश्चिम बंगाल का विकास क्यों नहीं हुआ, पश्चिम बंगाल से उद्योग निकलकर क्यों बाहर चले गए, पश्चिम बंगाल में रोजगार के साधन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, पश्चिम बंगाल का शहरीकरण क्यों नहीं हो रहा है, पश्चिम बंगाल में नए उद्योग क्यों नहीं लग रहे हैं। इसके बारे में कोई चर्चा, कोई बात नहीं है। केंद्र ने हमारा ये पैसा रोक लिया, ये नहीं बताएंगे कि घोटाला है उसमें इसलिए रोक लिया। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हो, चाहे मनरेगा का पैसा हो, उसके वितरण में जो घोटाला हुआ, जांच में जो गड़बड़ी निकली है, उसके आधार पर रोका गया है। जब जो लाभार्थी है उसको आपने वो लाभ दिया नहीं, वो पैसा दिया नहीं, तो फिर केंद्र सरकार से वो पैसा आपको क्यों मिलना चाहिए? लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है, केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा करना है, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जिससे बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाए। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि देश में और किसी राज्य में इतनी बुरी स्थिति नहीं है। जहां कानून का राज है, इस बात का आप दावा नहीं कर सकते। कानून तोड़ने की एक वर्ग को पूरी छूट है, वो कानून तोड़ सकता है, वो पुलिस पर हमला कर सकता है, वो आम लोगों पर, अपने विरोधी वर्ग पर हमला कर सकता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी सरकार की ओर से है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए सीए के विरोध में भी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ और अब वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आंदोलन कहाँ से शुरू हो रहा है।
तो ये सवाल पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को पूछना चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल में उनका जन्म लेना ही उनका अपराध बन गया है? जवाब देने वाला कोई है नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।